नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिसे अपनों ने पराया कर दिया। एक ऐसे नेता जिस पर इल्जाम यह लगा कि उसकी जिद की वजह से बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकी। एक ऐसा नेता जिस पर इल्जाम है कि उसकी वजह से बिहार में एक बार फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान आपकी अदालत में हाजिर हो। आज का ये मुकदमा रामविलास पासवान पे शुरू हो। इससे पहले कि पहला सवाल पूछे, इल्जाम लगाए रामविलास पासवान पर, एक नजर डालेंगे उन परिस्थितियों पर जिसकी वजह से बिहार की विधानसभा को भंग करके नए चुनाव कराने पड़े। रामविलास पासवान के पास अपना जनाधार है। इनकी सभाओं में भारी भीड़ जमा होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पासा ऐसा पलटा कि जिस पासवान को सारी पार्टियां अपने साथ रखना चाहती थी, वही पासवान अकेले खड़े नजर आए। लोकसभा चुनाव के समय लालू यादव पासवान के साथ थे। जब हम और दोनों भाई एक हुए हैं तो बिल्कुल बदल गया है और 40 के 40 सीट पर हमारा जो गठबंधन है हम जीत करके जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका समर्थन होना चाहिए। पिछले असेंबली इलेक्शंस के दौरान नीतीश कुमार पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। कांग्रेस के लिए रामविलास पासवान बिहार में एकमात्र सहारा थे। वैसे आज भी पासवान के समर्थकों की कमी नहीं है। जितने वो लोग हैं उनको भी देखिएगा कि एक हफ्ता के बाद ही दरवाजा में बहुत ऐसे आदमी हैं और उसमें कोई भी ऐसे आदमी नहीं थे जिनको मान सम्मान एक परिवार की तरह रामविलास पासवान जी नहीं दिए। सभी को एक सम्मान किए, लेकिन अपनों लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सवाल सिर्फ इतना है कि पासवान के साथ ऐसा क्यों हुआ। सवाल ये भी है कि पासवान अब क्या करेंगे। पेश है आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम रामविलास पासवान पर। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर इल्जाम है कि ये बिहार में फिर से चुनाव थोपने के लिए जिम्मेदार हैं। पासवान जी, जब नतीजे आए बिहार में असेंबली इलेक्शंस के तो सब कह रहे थे कि सरकार बनाने की चाबी आपके पास है। अब ऐसा लग रहा है कोई चाबी लेके भाग गया आपकी। जब चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए ने घोषणा कर दिया था, आडवाणी जी ने, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होगा। लालू जी ने घोषणा कर दिया कि राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री होगी। और रामविलास पासवान ने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। तो जब तीनों अपने अपने अरे रहे तो उसमें रामविलास पासवान को क्यों लोग दोष देते हैं। सरकार नहीं बनी तो उसके लिए उन लोगों को दोषी मानना चाहिए था कि जिन लोगों ने सरकार अपने नाम के कारण नहीं बनने दिया। रामविलास पासवान यदि कहता रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनाओ या हमारे पार्टी के किसी मुसलमान को बनाओ, तब तो हम उसके लिए जिम्मेवार थे। हम तो सरकार बनाने के लिए जितनी दूरी तक जाना चाहिए था हम गए। पासवान जी, आरोप तो किसी और ने नहीं लगाया, आपकी पार्टी के लोगों ने लगाया। बिहार में आपकी जो पार्टी है उसकी जो बिहार इकाई के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया। मैं आपको दिखा देता हूं सबूत के तौर पर उन्होंने क्या कहा आपके इस व्यवहार के बारे में। रामविलास पासवान बिहार के इस परिस्थिति को पैदा करने के लिए अपराधी हैं। रामविलास पासवान को बिहार की जनता कदापि माफ नहीं करेगी। ये पूरा गंदा खेल रामविलास पासवान का खेला हुआ है। उनकी ये लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी बपोती पार्टी, रखें अपनी पार्टी, हम नई पार्टी बना लेंगे या कोई हम रास्ता तय करेंगे। बिहार के एक एक लोक जनशक्ति का कार्यकर्ता रामविलास पासवान को नकार इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपका अपराध है। देखिए, ये लोग हमारे साथ में, ये लोग वो नेता हैं जो रिजेक्टेड हैं। ये बागी नेता नहीं है, ये लोग बिकाऊ नेता हैं। इनको बागी नेता क्यों कहते हैं? ये वो लोग हैं जिनके कारण से पार्टी टूट गई। तो रामविलास पासवान के हाथ में कुंजी आवे और फिर रामविलास पासवान इनके दबाव में जा करके फिर उसी बीजेपी के साथ में जाकर के हम सरकार बनाने के लिए ताला को खोलना शुरू करें, तो जनता हमको माफ करेगी, देश हमको माफ करेगी।
ये तो इन्होंने कहा कि बिहार की जनता कभी भी रामविलास पासवान को माफ नहीं करेगी। एक बार फिर से असेंबली के चुनाव में झोंक दिया आपने। नहीं तो ठीक है, 3 महीना के बाद तो 6 महीना के बाद तो चुनाव आने वाला है ना। कौन कौन वोट इन लोगों के पास में है? रामविलास पासवान के ऊपर में कोई चार्ज कोई लगा सकता है, लेकिन रामविलास पासवान के ऊपर में कोई तानाशाह का और कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगा सकता। चार्ज आपके ऊपर एक ही लगा कि आप ये तय नहीं कर पाए कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इसको मुख्यमंत्री बनाऊं या उसको बनाऊं, और इस कारण से विधानसभा तो इसी के लिए हमको आपको क्रेडिट देना चाहिए। यही क्रेडिट देना चाहिए कि एक तरफ में, दोनों तरफ में खाई था, एक तरफ में राबड़ी की सरकार थी जिसको मैं हटा करके आया था, और दूसरे तरफ में हम जनता के साथ में वादा किए थे कि हम बीजेपी के साथ में भी नहीं जाएंगे, और दूसरे तरफ में बीजेपी थी। हम बीच में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि राष्ट्रपति शासन को थोड़ा दिन और चलने दो। क्यों इन लोगों ने खरीद बिक्री करना शुरू किया? ये जो स्थिति पैदा हुई वो इसलिए स्थिति पैदा हुई कि ये लोग सत्ता के लिए इतने आतुर हो गए थे कि जा करके गाय भैंस बकरी के समान में 2-2 करोड़ रुपया लगाओ, 3 करोड़ रुपया लगाओ। और ये हमको मालूम था 15 दिन पहले, लेकिन हमने इसलिए नहीं बोल रहे थे कि गवर्नर से रिपोर्ट आ रहा था कि खरीद बिक्री हो रही है। लालू प्रसाद जी खूंटा गाड़े हुए थे कि विधानसभा को डिजॉल्व करो। हम कहते थे कि यदि हमने भी जाकर ये कह दिया कि खरीद बिक्री हो रहा है तब तो कल डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम कोई रास्ता खोज रहे थे कि बीच का कोई रास्ता निकले कि फिर से चुनाव में लोगों को जाना नहीं पड़े। आप तो उल्टी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे थे चुनाव ना हो और लालू जी कोशिश कर रहे थे असेंबली डिसॉल्व हो जाए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल था ही। जिस दिन से लालू जी की 2 बातें थी। पहले उनकी कोशिश रही कि सबसे बड़ी पार्टी के नाते राबड़ी जी को जो है ओथ करवाया जाए। हमने उसको रोका। हमने कहा जनता रिजेक्ट कर चुकी है। 1/3 होता है 81 सीटें। जनता ने 1/3 सीट भी आरजेडी को नहीं दिया है, 75 सीट दिया है। इसलिए उस सरकार को ओथ व्यक्ति को नेतृत्व में ओथ करवाना जो जिनको जनता ने हटा दिया है गलत काम होगा। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जिस दिन से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस दिन से हो रहा था, आरजेडी सोच रही थी कि जल्दी से डिजॉल्व कर दो। और उसमें इन लोगों ने आग में घी डालने का काम किया कि खरीद बिक्री करना शुरू कर दिया। सरकार के सामने में क्या चाह रहा था? जिस दिन के कैबिनेट हुआ, मैं उस कैबिनेट में नहीं गया था, लेकिन सरकार के सामने में जब गवर्नर रिपोर्ट कर रहा है, क्यों किस एमएलए को रामविलास पासवान ने रोका था? एक आदमी भी बोले कि रामविलास पासवान अपने किसी एमएलए को हमने रोका। अरे तुमको करना था, मीटिंग करना था, तुम पटना में क्यों नहीं मीटिंग किए? वहीं जाके किडनैप करके झारखंड में ले जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? और वहां जाकर के आपको तय करना है ये लोग किडनैप करके ले जाए गए या ये लोग, इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी ये लोग अपने आप चले? किडनैप करके ले गए। मैं आज कहता हूं आपकी अदालत में कि किडनैप करके ले गए हैं। और यदि ले गए हैं तो दो जो किडनैप करके छूट करके हमारे यहाँ आए हैं, सुनीता सिंह और क्या कहते हैं कि अछूतानंद सिंह, एक जंदहा से एमएलए थे और एक वहाँ से महिला थी। ये दोनों किस तरीके से बच करके कहते हैं आई हैं, उनसे जाकर के पूछिए। एक तरफ आप कह रहे हैं ये ताकत वाले लोग थे, इनको कोई कैसे किडनैप? नहीं, बाहुबली जो लोग गए थे, देखिए हमने कहा ना कि जो हमारे कमजोर, देखिए कुछ लोग तो थे ही जिनको मंत्री का लोभ था कि भाई जाएंगे तुरंत हमको क्या कहते हैं कि मंत्री बना दिया जाएगा। लोभ भी दिया गया कि तुम आ जाओ, राज्यसभा का सदस्य तुमको मिल जाएगा, मंत्री पद मिल जाएगा। वो तो हम भी जानते थे। देखिए आप एक बात समझिए कि सरकार यदि बन जाती, एनडीए में चले जाते या आरजेडी के साथ में चले जाते तो रामविलास पासवान को क्या घाटा था? रामविलास पासवान का भाई जो है 77 से एमएलए रहा है, पशुपति कुमार पारस, वो जाकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता। उसके हमारे साथ में 10 को कम से कम 30 एमएलए थे, तो 3 पर 1 मिनिस्टर होता है, तो 10 एमएलए 10 मिनिस्टर बन जाते। चाहे राबड़ी जी की सरकार होती या चाहे एनडीए की सरकार होती, दोनों में जो है ये हमारे लिए ऑप्शन खुला था। तो कोई मूर्ख आदमी होगा ना कि दोनों में से क्यों हमको क्या घाटा था? पहले दिन से ही लालू जी एक बात आपके बारे में कह रहे थे कि रामविलास पासवान पेंडुलम की तरह है, वो तय नहीं कर पा रहे उनको कहाँ रुकना है। उन्होंने क्या कहा था? ये तो ताबित हो गया ना कि रामविलास पासवान पेंडुलम नहीं है, ना इधर गया ना उधर गया। उन्होंने क्या कहा था वो जरा स्टेटमेंट एक बार देखा। हमने भी कहा था उनको कि वो जो डेड हैं। को नहीं मालूम होता क्या पेंडुलम है, यही पेंडुलम है। ये जो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, ये रामविलास पासवान पेंडुलम देखो नहीं मैं, इसी का नाम है पेंडुलम, रामविलास पासवान। अब बताइए इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है कि श्रोता सब लालू यादव को देखते ही हंस रही है। जनता में से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मेरा नाम मुन्ना आलम है जी। और कहाँ के रहने वाले हैं मुन्ना? मैं
मंत्री जी के गांव के बगल के रहने वाला हूं। अच्छा जी, पूछिए। बिहार में जो चुनाव होगा, ये 2600 करोड़ रुपए जो खर्च हाँ, होगी, इनका 2600 करोड़ के लोग जो पैसा खर्च समझ होगा। जाइए। और बिहार में चुनाव होता और आप मुसलमान हैं और एनडीए की सरकार बन जाती और गुजरात के समान दंगा में आपको मारा जाता, तब क्या गुजरता? 2600 करोड़ रुपया ज्यादा कीमत है। हिंदू और मुसलमान की हिंदू सवाल और तो होना ही मुसलमान की नहीं बात क्या चाहिए। करते हैं? स्वतंत्र पासवान जी देश सिर्फ ये है, हिंदू बने या मुसलमान बने। मुख्यमंत्री देखिए, आप अब्दुल एक गफूर बात साहब भी कहते थे, हैं। अब्दुल गफूर साहब भी मुख्यमंत्री थे, 1.5 महीना में हटा दिए गए। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाए मुसलमान नजर पे चढ़ जाता, मुसलमान को कुछ सलूकत होती। अलग बदके मैं नहीं, ये बात हम सही कह रहे हैं। मुसलमान को नाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए मुसलमान को। अध्यक्ष बना दिया ना, गुलाम बिहार में रसूल कभी बलियादी को बना दिया। जब आप और लालू जी आपस में लड़ते हैं तो उसी तरह की कहानी होती है, बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं और सारी रोटी बंदर खा जाता है। देखिए, रामविलास पासवान जब गया था लालू जी के साथ या एनडीए के साथ में, तो लालू जी को केवल 7 सीट मिला था 1999 में, और लालू जी स्वयं हार गए थे। मधेपुरा, जहां जादव का गढ़ है, वहां से लोकसभा का चुनाव हार गए थे और 40 सीट मिला था एनडीए को। और जब रामविलास पासवान लालू जी के साथ में, जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर गए, तो 40 सीट मिल गया इधर। तो इसीलिए इसीलिए तो सवाल है पासवान जी कि आप जाते क्यों नहीं इधर या उधर? इसलिए मैंने कहा कि हमने इस बार जो चुनाव लड़े, तो हम लोकसभा के चुनाव में भी अपनी ताकत के बल पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन चूंकि देश में एनडीए की सरकार थी और जिस तरीके से एनडीए की सरकार में गुजरात का दंगा हुआ, जिस तरीके से देश की संपत्ति बेची जा रही थी, गरीब का हक मारा जा रहा था, हमने उसमें निर्णय लिया कि उस सरकार को हटाना जरूरी है। ये जो एक सेंटीमेंट, जो लोगों का सेंटीमेंट जो सेकुलरिज्म के प्रति है, कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हमको जो है एनडीए में जाने से रोकता है। और वो क्या कहते हैं, जो हमारा कमिटमेंट है जो बिहार की जनता का, वो हमको आरजेडी के साथ में जाने से रोका है। और इसके लिए जिसलिए मैंने कहा कि हमने बीच का रास्ता निकालने का हर संभव कोशिश किया, और जब रास्ता नहीं निकला तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पासवान जी, जो बीच का रास्ता है, इसके बारे में कहा गया कि आप मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, लेकिन इस पर हम सवाल पूछेंगे, आपसे सफाई मांगेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल, आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज, कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात, शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज, आपकी अदालत। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार, या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर।
योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। महिलाओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर नहस जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते जमाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आपकी अदालत में आज सवालात और इल्जामात के घेरे में है रामविलास पासवान। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर इल्जाम है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं। पासवान जी, ये तो आप मानते हैं कि आपने कभी तारिक अनवर का नाम दिया, आपने कभी जाबिर हुसैन का नाम दिया, आपने कभी शकील अहमद का नाम दिया। आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि मुस्लिम वोट बैंक है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश हो, ये बार बार जिद पकड़ के कि किस मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए? नहीं, मैंने कोई चुनाव के बाद नहीं कहा। जिस समय में हमको मालूम भी नहीं था कि हमको कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं जिस समय में कहा जा रहा था कि रामविलास पासवान को 100 में 46% लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में, लालू जी को 100 में 17 आदमी चाहते हैं, नीतीश जी को 100 में 27 आदमी चाहते हैं, उस समय में मैंने घोषणा किया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें तुष्टीकरण की बात नहीं है। इसमें तो जब यदि कोई मुसलमान की बात करता तो आप उनके ऊपर में चार्ज लगा सकते थे। रामविलास पासवान कौन हम कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे कि हम तुष्टीकरण? अगर आप वाकई में मुसलमानों का भला करना चाहते थे, 40% लोग सर्वे में आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो क्यों आप खुद मुख्यमंत्री बन गए? क्यों बनते मुख्यमंत्री? जब हमने कह दिया कि चुनाव के समय में कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जानता था। आप तो पासवान जी दूसरी पार्टियों के लिए तय कर रहे थे। हाँ। आप ये तय करेंगे कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाए? नहीं, आप तय करेंगे आरजेडी किसको मुख्यमंत्री बनाए। आप दूसरी पार्टी के फैसले तो आप नहीं कर सकते। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि कौन पार्टी बनावे, क्या पार्टी बनावे। जब एक सिचुएशन बना कि जिस पार्टी में कोई पार्टी को बहुमत नहीं हुआ और आप चाहते हो कि सेकुलर सरकार ही बने, उसके पहले मैंने घोषणा कर दिया था कि कोई मुस्लिम ही हमारे तरफ से नाम प्रपोज होगा, तो मैं यदि मैं उससे पीछे हटता तो कल आप भी हमको कह सकते थे कि आपने तो चुनाव में कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, और आप अफसरवादी बन गए कि आप जब सत्ता को आपने देखा तो किसी को भी आपने बना दिया, अपने नाम पर आप तैयार हो गए। देखिए पासवान जी, मोटी मोटी बात पब्लिक को ये लगती है, चूंकि बिहार में माइनॉरिटीज हमेशा से लालू जी के साथ रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का एक नारा बनाया। नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं। इसको दूसरे तरफ से आप कह सकते हैं कि बिहार में जो 15 साल तक शासन रहा, उस 15 साल के शासन में माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया गया, और कुछ नहीं किया गया तो हम जरूर ये कोशिश करना चाहते थे या करेंगे, जब कभी भी हमारे हाथ से में सत्ता आएगी या हमारे होगा, कि हम बतला देंगे कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ था वो 6 महीने में कैसे करके माइनॉरिटी को दिखलाया जाता है। और इसलिए मैंने कहा था कि यदि हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देंगे, और जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसी तरीके से बिहार में हम एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमने कहा था कि जितने बजट हैं उस बजट में माइनॉरिटीज के लिए, दलित के लिए अलग से पैसा उसके जनसंख्या के आधार पर रखा जाएगा, जिससे किसी के सामने में क्या कहते हैं कि उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। जो उनका रिजर्वेशन है सरकारी नौकरी में, जो उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक में, उस अनुपात में उनको हर डिपार्टमेंट में, हर नौकरी में उनको क्या कहते हैं कि संख्या के मुताबिक में बहाली होनी चाहिए। और राष्ट्रपति शासन में अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है, पुलिस की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली हो रही है। हमने गवर्नर से जाकर कहा कि साहब 16.5% इनकी आबादी है और 16.5% इनको दीजिए। अभी तक जो 15 साल की शासन रही है, जहां 1% भी क्या कहते हैं पुलिस बल में और सरकारी कर्मचारी में उनका हिस्सेदारी नहीं है, तो उनके अधिकार की बात करना मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण नहीं है। आपने अधिकार की बात की, लेकिन जब चुनाव हुए तो एक भी आपका मुस्लिम उम्मीदवार वो अलग बात है। देखिए, हम लोग मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जनता दल यू में जीते, आरजेडी में जीते, कांग्रेस में हो सकता है। मैं इसको वोट से जोड़ता ही नहीं हूं। मैं आखिर हम आज भी मुसलमान की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, तो बिहार में हिंदू नहीं है क्या? लेकिन हम चुनाव के समय में भी यही बात करते थे
तो हिंदू हमको वोट नहीं दिया नहीं, क्या? तो सबसे आपने ज्यादा कभी- वोट दिया। आपने कभी किसी मुसलमान को एमएलसी बनाया, कभी किसी नहीं, मुसलमान को राज्यसभा में हमारे भेजा? पास में तो चार साल की पुरानी पार्टी है। पहली बार तो हम असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, 29 आया था, जीत करके आते तो सबसे पहले हम मुसलमान को ही एमएलसी बनाते। लेकिन हमारे पास में मौका कभी मिलेगा तब न। जब आप वोट लेने जाते हैं तो आप वोटर से कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान मुझे वोट दे? नहीं करें, हम हिंदू नहीं वोट ना कहते, दे? नहीं कहते, लेकिन हमने जरूर कहा था कि MY को छोड़ो, MD को जोड़ो। चुनाव के बीच में ही मैंने कहा था बिहार में कि MY को M मतलब मुस्लिम और UI मतलब यादव, हमने कहा इसको छोड़ो, एक नया समीकरण पकड़ो, MD मोहम्मद साहब, मुसलमान दलित, मुस्लिम और दलित दोनों को मिल करके लड़ेंगे, इसमें कौन सी और लड़ेंगे। तो यही नहीं, अभी आप चलिए, अभी 8 तारीख को जो है, ये 8 जून को जो है रैली यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में दलित मुस्लिम का होने वाला है। 28 तारीख को जा रहे हैं हैदराबाद में। आप कह रहे हैं कि इस अनुभव के बाद आप फिर भी अड़े रहे कि इस बार फिर मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, हमारा ये कमिटमेंट है। आपने जो सवाल पूछा, गुजरात का दंगा हुआ तो एक भी कोई मुसलमान नेता या कार्यकर्ता था जिसने चपरासी के पद से इस्तीफा दिया? लेकिन रामविलास पासवान को क्या बिगड़ा था? हमने भारत सरकार के मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इसलिए कि आपने जब इस्तीफा दिया गुजरात के दंगे, उसमें बहुत अंतर था। लोग कहते हैं आपने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि आपका मंत्रालय बदल दिया। नहीं, आप देखिए गुजरात का सवाल देखिए, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। गुजरात का मंत्रालय हमारा बदला गया था कब? बदला गया था अगस्त में, और गुजरात का इस्तीफा दिए हैं जाकर के अप्रैल में। और हमारे पास में मंत्रालय बढ़िया मंत्रालय था, माइंस था, हीरा का खान, सोना का खान, चांदी का खान, कोयला का खान, सब मंत्रालय था। तो आज जहां लोग कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, और ये भी नहीं था कोई चुनाव के समय में आकर के हमने इस्तीफा दिया, 3 साल पहले हमने इस्तीफा दिया। लोगों से पूछें कि वो क्या समझते हैं कि ये वोट लेने के लिए है या वाकई में आपका कमिटमेंट है। जी आप जी ज़की अहमद साहब, 3rd रो में। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को और यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। हमारा सवाल इनसे ये है कि आप जो इस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रामविलास पासवान को आप दोस्त तब देते जब जाकर के लालू यादव को हटा करके हम बीजेपी की सरकार बना देते। हमने वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनने नहीं दिया, एनडीए की सरकार बनने नहीं दिया, लेकिन हमने जरूर कहा कि जिसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है उनको स्वेच्छा से अलग होना चाहिए। अब ये मैं नहीं समझता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी सेकुलर हो गए और कांग्रेस कॉम्युनल हो गई। यदि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती तो वो कॉम्युनल सरकार हो जाती, और लालू जी के नेतृत्व में सरकार बन जाती तो सेकुलर सरकार बन गई। ये हमको तर्क समझ में नहीं बात आ रही है। अब ऐसा बात तो वही लोग कह सकता है जो उनके पार्टी का कोई मेंबर हो, वही आकर के इस तरह की बात कह सकता है कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सेकुलर सरकार बनेगी, और कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हो जाता तो कॉम्युनल बन जाता। पासवान जी, इस सारे जो आपकी कोशिश थी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की, इसका नुकसान आपको हुआ, आपकी पार्टी को हुआ। इस पर लेकर हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, इल्जामात हैं। रामविलास पासवान पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ। शोर कम, खबर ज्यादा। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार। दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। बेबाक सवालों,
और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल, आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज, कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात, शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज, आपकी अदालत। आज आपकी अदालत में रामविलास पासवान हैं जो इस बात की सफाई दे रहे हैं कि बिहार की विधानसभा भंग क्यों हुई, वहां पर दोबारा चुनाव क्यों करवाने पड़े। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर आरोप है कि ये अपनी ही पार्टी को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। पासवान जी, आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था, तो वाकई में आप तो जिम्मेदार हैं ही अपनी ही पार्टी के लोगों को इस रास्ते पर चलाने के लिए। जब चार्ज लग रहा है कि साहब पद के लिए जा रहे हैं, पैसा के लिए जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? पासवान जी, आप ही की पार्टी के 1-2 नहीं 19 एमएलए, 19 एमएलए और नहीं अगर है। उनका तो दावा यह है कि कम से कम 22 हो सकते लेकिन वहां भी आपने देखा 13 एमएलए का गिनती करवाए, जहां कहां जमशेदपुर में गए, कल भी गए तो 13 एमएलए थे, कहां से उनके पास 19 एमएलए है? जब उनके बयान देख रहे थे तो मुझे वो शोले फिल्म में जो जेलर होता है उसका याद आ रही थी कि आप जैसे कह रहे हो कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे। नहीं हम करें, बचा नहीं था। हमने कहा कि देखिए, हम तो किसी को नहीं कहते हैं, हम ना किसी को कहते हैं कि तुम इधर जाओ ना इधर जाओ, मत कहते हैं कि तुम जो है आइडियोलॉजी के पीछे चलो। जो हमने 15 दिन से आपको मालूम था आपकी पार्टी टूट रही है, आपको मालूम था कि आपके एमएलए छोड़ के जा सकते हैं, आपको मालूम था कि प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन आप खामोश बैठे रहे। तो क्या करते हम? यदि किसी को जाना होगा तो जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 से 1 एमएलए थे, सारे के सारे कोई बच्चे तो नहीं थे, इतने लोग जीत करके आए। यदि किसी को जाने का होगा तो कौन रोकेगा उसको? जाओ। कम से कम कल इतिहास लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा ना कि रामविलास पासवान के कारण से बिहार में सरकार नहीं बनी, 3 महीना में चुनाव में जाना पड़ा। लेकिन यह भी लिखा जाएगा उसी के साथ साथ कि 3 महीना में इसलिए चुनाव में जाना पड़ा कि रामविलास पासवान मुस्लिम के नाम पर अड़े रहे, और रामविलास पासवान ने सब नेताओं से आग्रह किया कि किसी भी पार्टी के मुसलमान को क्या कहते हैं कि आप मान लो मैं मुख्यमंत्री, और कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए बिहार में चुनाव हुआ। ये भी उसके साथ साथ लिखा जाएगा। लेकिन पासवान जी, ये भी लिखा जाएगा कि आपने अपनी पार्टी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं, कब क्यों करते हैं हम? यदि हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हम पार्टी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी चीज है कि पार्टी को बचाना बड़ी चीज है। लालू जी किस बात से सहमत हैं कि पार्टी की मौत हो गई है? देखिए, लालू उन्होंने क्या कहा था, जरा एक बार देख लीजिए कि आपकी पार्टी के बारे में। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाँ, जरा सुन लेते हैं उनकी श्रद्धांजलि। उनका पार्टी का मौत हो गया। तब मौत हो गया तो इस मौत के समय में, संकट के घड़ी में, हम जो कंडोलेंस हो रहा है उनके पार्टी के मरने में, हम शरीक हैं उनके साथ में। तो अब जब हमारी पार्टी की मौत हो गई तो फिर उनको कहिए कि कम से कम उस पार्टी के तरफ में क्यों हाथ बढ़ाते हैं? जो पार्टी मर गई तो फिर क्यों हाथ बढ़ाते हैं? कुछ लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि ये एक परिवार की पार्टी बन गई है, बाहर से किसी को इसमें आने की जगह नहीं है। आपने देखा ये जितने लोग गए हैं कौन परिवार वाले हैं? ये सब एक ही परिवार वाले हैं, इसको कहते हैं बाहुबली परिवार वाले। ये सारे के सारे ताकतवर लोग, एक आदमी के खिलाफ 10-10, 12-12, 20-20 केसेस है। मैं छिपाया कहाँ था? मैंने चुनाव के समय हमसे कहा था, तो मैंने कहा था कि हाँ केसेस हैं। कहा कि तो बोला कि आपने टिकट क्यों दिया? तो हमने कहा बाघ के सामने में बकरी को थोड़ के बांधेंगे। उस समय का जो माहौल था हमने दिया, तो इसलिए जो है हम कोई चीज़ को छिपाते थोड़ के हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ के है कि आप हमारे सिंपलिसिटी से आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। और हम चूँकि स्टेट के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ये सारे के सारे मेरे छोटे भाई थे,
वो सीधा है, उनको जा करके सब घेर घार करके एक एक करके चुनाव के पहले आते गए, महज इसलिए कि रामविलास पासवान के साथ में जाएंगे और जीत करके चले आए, जीत करके चले गए। लेकिन एक बात कहावत है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि आपकी अपनी प्रवृत्ति ठोस है तो उसमें गलत आदमी आ भी जाएंगे तो आपके साथ में टिकेंगे। लेकिन ये भी तो कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उसके आसपास जो लोग होते हैं उससे पता चलता है। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। बट ये कंपनी कितने दिन का था? ये तो आए, चुनाव के पहले आए, चुनाव में जीते, फिर नहीं मिला गद्दी, फिर चले गए, फिर भंग भी हो गया। न खुदाए मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आए थे काहे के लिए गए थे? गए थे तो पार्टी छोड़ करके इसलिए गए थे कि वहाँ जाएंगे तो मंत्री बनेंगे, तो मंत्री तो बने नहीं। उल्टे जो कहते हैं कि आरोप लग रहा है कि साहब कहते हैं कि पैसा लेकर के गए, अब पैसा लेके गए, कल जांच होगा तो उसमें जाएंगे, तो इसमें घाटा आप ये किसको बताइए हुआ? कि फिर मौका मिलेगा तो फिर ऐसे बाहुबली लोगों को टिकट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, आप नहीं देंगे। ऐसे लोगों को नहीं देंगे आप। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। क्या बनेंगे संयोग? क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ को हटाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते हुए हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर। आज की बात रजत शर्मा के साथ। शोर कम, खबर ज्यादा। आपकी अदालत में आज हम सफाई मांग रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान से। आपकी अदालत में रामविलास पासवान पर आरोप है कि इन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया। पासवान जी, ऐसा लगता है कि आप धोखा खाने में एक्सपर्ट हैं। आपने लालू जी के साथ पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद आपको लगा कि आपके साथ धोखा हुआ, आपने इस बार असेंबली में उनके साथ नहीं लड़ा। अगर इस बार का आपका रिकॉर्ड देखें, पहले दिन से आप राष्ट्रपति शासन का समर्थन कर रहे थे जी। यूपीए की मीटिंग हुई, उसमें बूटा सिंह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले आप थे जी। लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हीं बूटा सिंह की शिकायत कर रहे थे। आपने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। नहीं, इस बात को आपको समझना चाहिए कि राष्ट्रपति जब शासन लागू होता है तो केंद्र का शासन लागू होता है, और उस केंद्र के शासन में लालू जी के पास में आज के डेट में
चाहे हम लोग ही जिम्मेवार हों, उनके पास में 25 MP हैं। तो जब 25 MP का एक दबाव रहता है तो उस दबाव में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो काम हो सकता है कि सही नहीं हो, लेकिन उसमें एक काम हुआ जिसको मैंने खुलेआम इस बात को माना कि जो एडवाइजर का नियुक्ति हुआ या DM को हटाया गया सिवान या गोपालगंज का, उसको हमने लाइक नहीं किया। और जब उसको हमने लाइक नहीं किया तो मैंने उस बात को छिपाया नहीं। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और UPA की जो चेयरमैन थी सोनिया जी, उनको भी मैंने पत्र लिखा कि इस तरह के कदम से जो राष्ट्रपति शासन है उसकी बदनामी होती है, चूँकि राष्ट्रपति शासन केंद्र का शासन है। और भविष्य में ऐसा ख्याल रखिए कि जनता के हित में कोई जनता के हित के खिलाफ में कोई काम नहीं हो। मैं समझता हूं कि उसमें मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैं आज भी कह सकता हूं कि राष्ट्रपति का शासन, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि गवर्नर का जो रूल है वो 3 महीने के शासन से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1000 गुना अच्छा है। तो फिर पासवान जी चुनाव कराने की जरूरत क्या है? चुनाव कराने दीजिए बूटा सिंह जी को। चुनाव कराने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इन लोगों ने जाकर खरीद बिक्री करना शुरू कर दिया, नहीं तो 3 महीना तक तो चलता ही। यदि ये लोग बीच में चुनाव खरीद बिक्री नहीं करते MLA के साथ में, सरकार तो वो होनी चाहिए ना जो जनता चुने। हाँ ठीक है, बूटा सिंह जी तो वो है जो खुद भी चुनाव हार गए थे। देखिए जनता हाथ में अपने जनता चुने, जनता ने चुन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं बन रही है। तो 356 धारा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू है, वो संविधान के बाहर तो नहीं है। लेकिन उसी राष्ट्रपति शासन की आप ये भी कहकर आलोचना करते हैं कि जो एडवाइजर अपॉइंट हुए या जो DM के ट्रांसफर हुए, हाँ, वो लालू जी के दबाव में हुए। 2 व्यक्ति के ट्रांसफर के कारण से पूरे के पूरे ये कह देना कि हर चीज गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। क्या आपने इन DMs के ट्रांसफर की शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। आपने एडवाइजर के अपॉइंटमेंट की शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्या? हमने कस्तूरिया कहा था कि उनको फिर ट्रांसफर रोक दीजिए। मैंने कहा कि ये ट्रांसफर जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, मतलब भविष्य में कम से कम जैसा आदमी कहे तो कुछ एक्शन तो होना चाहिए था। एक्शन क्या मतलब आप नहीं चाहते थे विधानसभा भंग हो, वो हुई नहीं। विधानसभा देखिए हमने तो ये माने कि अब आपकी UPA सरकार देखिए विधानसभा भंग, देखिए हमने कहा है आपको कि विधानसभा भंग नहीं हो और नहीं होती विधानसभा भंग। मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि कांग्रेस का सेंट्रल कांग्रेस का चाहे UPA का चेयरमैन हो या प्रधानमंत्री हो, मैं और चाहे होम मिनिस्टर हो, कोई नहीं चाहता था कि बिहार में विधानसभा को भंग किया जाए। लेकिन NDA के लोगों ने जो परिस्थिति पैदा की और जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जस्टिफिकेशन है कि ठीक कहा, यदि आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिन लोगों को क्या जरूरी था इन लोगों को ले जाकर के और झारखंड में जाकर के और एक एकांत जगह पर जाकर के रखने का क्या जरूरत था? इसकी सफाई तो हम NDA के नेताओं से मांगेंगे। हाँ। लेकिन हमने सुना यह है कि लालू जी ने इस बात पर इंसिस्ट किया था आधी रात को कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के लिए और उन्होंने धमकी दी थी। लालू जी शुरू से कहते थे कि विधानसभा को भंग करना चाहिए, जैसे पानी होता है, पानी के बिना मछली होती है, वो हालत हो गई थी उनकी। तो इसलिए उनका तो था कि विधानसभा भंग हो। तो उस आग में घी का काम किसने किया? लालू जी कहते भी रहते तो नहीं विधानसभा भंग होता, यदि ये खरीद बिक्री का काम NDA वालों ने नहीं किया होता। तो ये तो इन लोगों के कारण से लास्ट में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? देखिए सरकार नहीं बना है, मैं इसके लिए लालू जी को दोष देता हूं कि मेजर दोष उनका है, लेकिन विधानसभा भंग हुआ है इसके लिए मैं सारा का सारा दोष NDA के लोगों पर देता हूं कि इन्होंने खरीद बिक्री करना काम किया। पासवान जी, एक सवाल पूछा है सीताराम येचुरी ने। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को अब तय करना पड़ेगा कि उनका रास्ता क्या हो, वो UP के साथ हैं या नहीं है। नहीं, हमने पढ़ा है उनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ा है, ऐसा नहीं है जो उनके साथ में है। प्रॉब्लम UPA के साथ में रहने का या नहीं रहने का। मैंने जो सवाल उठाया है, मैं नहीं समझता हूँ कि जो सेकुलरिज्म का सवाल है या जो मुस्लिम का सवाल है या मुस्लिम मुख्यमंत्री का सवाल था, उसमें UPA का कोई नेता की इसमें 2 राय हो सकती है। इसलिए मैं तो एक सैद्धांतिक सवाल छेड़ रहा हूँ। मैं उसमें UPA में रहने का नहीं रहने का ये मामला क्या कहते हैं कि वहाँ ये प्रश्न नहीं उठता है। आजकल चर्चा तो ये है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कोशिश कर रहे हैं आपको UPA से अलग करने अपना काम है, कर्म की एजा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमने जनता के इल्जामात सुने, आपकी सफाई सुनी। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे आपकी अदालत में जनता के जज जावेद नकवी का फैसला। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार दोपहर 12 बजे
सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कभी तीखे सवाल। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं। कभी बेबाक अंदाज। कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ा रहे थे। कभी मुस्कुराहट के साथ। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। कभी दिल की बात। शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं। तो कभी अनसुने राज। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज। आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हमने रामविलास पासवान पर इल्जाम लगाए कि उनकी वजह से बिहार में विधानसभा को भंग करना पड़ा। रामविलास पासवान की इस जिद पर सफाई मांगी कि वो एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हमने इल्जाम सुने, रामविलास पासवान की सफाई सुनी। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज जावेद नकवी के फैसले का। तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि रामविलास पासवान एक नेक नियत इंसान तो हैं ही और एक अच्छे दिल के मालिक भी हैं, लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें से वो कई इल्ज़ाम का जवाब देने में सक्षम नहीं रहे। मसलन ये कि चाबी खो गई सरकार बनाने की, उनको पता ही नहीं है कि किसके पास है चाबी। और रहा सवाल मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का, तो अगर इसी चीज़ से फ़ैसला हो जाता तो हिंदू नेपाल और मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये तबाही ना होती। हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे शेख व ब्राह्मण की बेसिस पे कभी कोई मुसलमान या हिंदू प्रधानमंत्री या सरकार में नहीं आया। और रहा सवाल हिंदुस्तान के मुसलमान का, तो वो कम्युनिस्ट भी होता है, वो कांग्रेसी भी होता है, वो बीजेपी में भी होता है। अगर वो बज़िद हैं कि मुसलमान ही बिहार में नेता बनेगा, तो वो अदालत उनको ये सज़ा देती है कि वो नजमा हेपतुल्ला से या शाहनवाज साहब से ये मशवरा कर लें क्या उन दोनों में से कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, क्योंकि मुसलमान तो वो हैं लेकिन हैं बीजेपी में। चलिए, सजा स्वीकार है। रामविलास पासवान पर हमारे इल्जामात कितने सही हैं, उनकी सफाई में कितना दम है, ये फैसला बिहार की जनता को करना है और जनता को मौका मिलेगा जब बिहार में चुनाव होंगे। अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मुकदमे के साथ, एक नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।